आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राकेश था। राकेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। राकेश के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। राकेश सेठ रामलाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ रामलाल राकेश को पैसे देता था, जिससे राकेश और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। बिमला, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी मैं स्कूल तो छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और सौरभ पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल के टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दे आऊं? आप जो पगार लाते हैं उसमें से मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात आपको साफ कह देती हूँ, आप सेठ रामलाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर राकेश काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ रामलाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने रामलाल जी से 200 रुपये उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपये हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपये काट रहा हूँ। हाँ अशोक भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो कि सेठ रामलाल ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम करा लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ रामलाल ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस रामलाल ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वह सभी रामलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की भी फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? बिमला, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। उनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बिमला, इस सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ रामलाल सबको पगार देता है। अरे अशोक, ये लो अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 हैं। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया है और 1 घंटे आराम। देख अशोक, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे अशोक के पास पैसे के लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अशोक चुपचाप पैसे रख लेता है। राकेश, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैं तो कोई भी छुट्टी नहीं की और ना ही कोई आराम।
मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। काम समय पर किया है तो क्या, पर इस समय बाजार में लकड़ियों के दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी ना। अब 2,500 में कैसे मैं घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2,500 ही मिलेंगे। तुम्हें यहाँ काम करना है तो करना, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। बेचारे राकेश के पास पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ रामलाल तो एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीब की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं अशोक, ऐसा नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काय के अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस ये 2,000 रुपये। इसमें घर खर्च कैसे चलेगा? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं अशोक? हमें लकड़ियां काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहें तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो सहारा सेठ रामलाल ही है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप? कितनी पगार मिली है? बिमला, इस बार सेठ जी ने बस 2,500 रुपए ही दिए हैं। बस 2,500 रुपए? इतने में कैसे घर चलेगा? बच्चों की फीस में ही 1,000 रुपए निकल जाएंगे, फिर 1,500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या करूँ बिमला? अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी काम मैं देखता हूँ। अजी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे मांगे नहीं गए। नहीं विमला, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। विमला, मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और काम भी ढूंढ लेता हूँ। सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद दूसरी जगह पर काम किया करूँगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर राकेश काम पर निकल जाता है और जैसा कि राकेश ने कहा था, वह रामलाल के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। राकेश पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह राकेश को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर वह वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है। यह देखकर राकेश बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब राकेश की जान में जान आती है। भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचल ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? राकेश यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है। राकेश उस टोकरी के पास जाता है। यह कैसी गुफा है? यह कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। राकेश जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर राकेश एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में से एक जिन प्रकट हो जाता है और वह राकेश से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने उसे छुआ। राकेश, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। कौन हैं आप?
मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र हो तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी थी। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था। डरो मत राकेश, तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ राकेश, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। राकेश टोकरी को लेकर घर आ जाता है। बिमला, यह देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस यह एक टोकरी? सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, अरे बिमला, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। राकेश बिमला को सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ बिमला, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। राकेश थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने बिमला को रखने को दी थी। बिमला, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था तो मुझे चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ दी थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। बिमला चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे, यह तो चमत्कार ही हो गया। यह देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ी हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ बिमला, मैं कल सुबह ही बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने सौरभ और सोनू के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन राकेश रामलाल सेठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर राकेश चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेच रहा था, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारी भी राकेश से चंदन की लकड़ियां खरीदी। लकड़ियों को बेचकर राकेश को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर राकेश घर आ जाता है। यह देखो बिमला, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल सोनू और सौरभ के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको सेठ रामलाल के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ बिमला, मैं सेठ रामलाल के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं बाकी के लकड़हारे, उन्हें यह खुशखबरी देने जा रहा हूँ। क्योंकि सेठ रामलाल जी के यहाँ मेरे साथ साथ वह लकड़हारे भी बहुत परेशान थे, इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सभी का भला करूँ। वो सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर सेठ रामलाल ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। यदि आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम लोग बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।